क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और ये जो है हम लोग कवर अप करेंगे केवल और केवल 20 मिनट्स में, जो तुम्हारे पास फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। और ये एक माइंड मैप की तरह नहीं है, फास्ट ट्रैक रिवीजन है, मतलब हम इसमें टोटली इंक्लूडेड एनसीईआरटी करने वाले, साथ ही साथ कंप्लीट थ्योरी तुम्हें देने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने का जरूरत है, और वो हो सकता है माइंड से मिस कर जाता है, इसलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के साथ हम बताने वाले हैं। और ये वीडियो जो है बहुत सारे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो तुम्हारे पास जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, या तुम्हारे पास नीट के लिए, सीयूईटी, सबके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, डेफिनेटली तुम्हारे पास बहुत अच्छा, तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा चैप्टर्स पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इसमें कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके बाद हम लोग एटॉमिक मॉडल देखेंगे, उसके बाद डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और ये तुम्हारे पास लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये है तुम्हारे पास चैप्टर्स का ओवरव्यू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जो है तुम्हारे पास 3 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों को लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किए थे? तो जे थॉमसन किए थे। इस तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सबका क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है। तो हम लास्ट में तुम्हें ट्रिक भी बता देंगे किस तरीके से साइंटिस्ट का नेम तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कि एक तुम्हारे पास क्या लिया गया है, एक तुम्हारे पास कैथोड रे ट्यूब लिया गया, जिसको हम लोग CRT भी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे पास क्या था, 2 प्लेट लगा हुआ था, एक कैथोड और एक तुम्हारे पास एनोड। ठीक है, अब इस कैथोड और एनोड में यहां पर तुम्हारे पास जो कंडीशन था वो तुम्हारे पास है लो प्रेशर पे रखा हुआ था। इसमें जो क्या फिल किया गया था, एयर फिल किया हुआ था। ठीक है, और इसको मेंटेन करने के लिए एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था। साथ ही साथ इसमें तुम्हारे पास हाई वोल्टेज जनरेटर से हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज सप्लाई के, मतलब हाई वोल्टेज और प्रेशर कितना, लो, मतलब हाई वोल्टेज लो प्रेशर। ठीक है, अब जैसे ही इसमें तुम्हारे पास यहां से जब करंट यहां से फ्लो किया इधर, तो देखा गया क्या, इसमें से जो है कैथोड रे, मतलब यहां से जो कैथोड ट्यूब है, यहां से एक रे जो है वो निकल रहा था। अब कैथोड प्लेट से निकल रहा है तो निगेटिव होगा, और निगेटिव किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव तुम्हारे पास इधर था तो इधर आ रहा था। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, इसलिए ये कैथोड से निकला है, इसलिए इसको बोले कैथोड रेज बोले। ठीक है, अब ये कैथोड रेज का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे देखा गया कि यहाँ पर जो इसका E/m रेशियो है ये सेम था। E/m रेशियो क्या होता है, E मतलब होता है चार्ज और बाय मास, चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, और ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो E/m रेशियो कांस्टेंट होता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, और E/m रेशियो का वैल्यू कितना होता है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ठीक है, अब इसमें एक चीज है कि जो तुम्हारे पास एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वह किनके द्वारा हुआ था, RA मिलिकन के द्वारा। और इसमें पता चला था कि जो तुम्हारे पास कैथोड रे है उस पे जो चार्ज है वो चार्ज का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19। तो बाद में क्या हुआ, E/m रेशियो तुम्हें पता है और E का वैल्यू तुम्हें पता है, तो यहां से क्या निकल गया, m निकल गया। तो इस तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फाइंड किया गया। अब इलेक्ट्रॉन कैसे आया, तो ये जो तुम्हारे पास कैथोड रे है ये निगेटिव था, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट से निकला है, और बाद में इसी का नेम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि ये जो नेचर है वो निगेटिव चार्ज को तरह ये ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए चार्ज का वैल्यू में देखो यहाँ पर निगेटिव साइन यूज किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, सेटअप तुम्हारे पास सेम है उसी तरीके से, लेकिन इसमें जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन किए थे, रदरफोर्ड। अब बहुत सारे बुक जो है ये साइंटिस्ट का नेम गोल्डस्टीन भी लिखते हैं, तो इसको याद रखना, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों याद रखना। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास अगेन ये सेम टाइप का सेटअप है, जिसमें कि तुम्हारे पास क्या है, देखो यहाँ पर लो प्रेशर है और हाई वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई किया हुआ है। ठीक है, इसमें जो फिल किया होता है वो तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस फिल किया होता है। हाइड्रोजन गैस क्योंकि देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, मतलब इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, H+ आयन प्रेजेंट होगा, और H+ आयन में तुम्हें पता है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स तो होगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज।
जब यहाँ से सप्लाई दिया गया तो यहाँ पर देखा गया कि पॉजिटिव प्लेट से, जो एनोड प्लेट है, यहाँ से एक रेज जो है किधर जा रहा है, निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। और पॉजिटिव प्लेट से अगर रेज निगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि निगेटिव उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से ये जो एनोड प्लेट से निकल रहा था रेज, इसलिए इसको क्या बोले हम लोग, एनोड रेज बोले, ठीक है। अब एनोड रेज के केस में तुम्हारे पास यहाँ पर देख सकते हो कि ई बाई एम रेशियो जो होता है एनोड रे का, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। इस चीज को माइंड में रखना, ठीक है। अगर हम गैस का नेचर चेंज करेंगे तो यहाँ पर ई बाई एम रेशियो भी क्या कर जाएगा, चेंज करेगा, ठीक है। सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफ्लेक्शन शो कर रहा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, बट बहुत कम शो कर रहा था, डिफ्लेक्शन जो था बहुत कम शो कर रहा था। साथ ही साथ इसमें तुम्हारे पास क्या था, हाइड्रोजन गैस इसमें हम लोग फिल किए थे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें क्या चाहिए था, प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻27 याद रखना। और चार्ज जो होता है वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, लेकिन उस पे होता है तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर जो होता है तुम्हारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का तुम्हारे पास कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पे, ठीक है। तो देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, तो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी जो है साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने किए थे, और उन्होंने क्या किया कि एक बेरिलियम का थिन फॉइल, मतलब थिन शीट लिए थे, और इस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाए थे, ठीक है। बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल का क्या करवाए थे, बम्बार्डमेंट करवाए थे। तो वहां से एक पार्टिकल रेडिएट मतलब निकल रहा था, जो तुम्हारे पास क्या था, न्यूट्रल नेचर का था। न्यूट्रल नेचर मतलब ये डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा था, इसका मतलब क्या बताया गया कि ये जो है तुम्हारे पास न्यूट्रल है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। साथ ही साथ न्यूट्रॉन पार्टिकल जो है तुम्हारे पास क्या है, हैवियर देन प्रोटॉन है, मतलब कि अगर मास में बात कर ले तो जो तुम्हारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा वो 1.67 इंटू 10⁻27, मतलब स्लाइटली ग्रेटर देन है तुम्हारे पास किससे, प्रोटॉन से। प्रोटॉन में कितना था, 1.6 था, ये रफली तुम्हारे पास 1.67 है। अगेन तुम्हारा 10⁻27 वहां पे भी था और यहाँ पे भी था, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हुआ, ठीक है। अब चलो इसमें याद रखते हैं कि तीनों साइंटिस्ट का नेम कैसे याद रखना है। तो इसके लिए तुम्हें याद रखना है एक तुम्हारे पास मीम्स है जिसको बोलते हैं ईटा पर नाच, ठीक है, ईटा पर नाच। अब ईटा पर नाच से कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो देखो ई से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इसके साथ क्या है, टा, टा मतलब टा से क्या होगा, थॉमसन, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन किए, थॉमसन की है, ठीक है। उसी तरीके से पर मतलब पी से जो होगा ये तुम्हारे पास क्या है, प्रोटॉन है। और र से क्या होगा, रदरफोर्ड, ठीक है, र से क्या होगा, रदरफोर्ड होगा। तो प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किए, रदरफोर्ड। उसी तरीके से नाच, नाच में तुम्हारे पास क्या है, न से हो जाएगा तुम्हारे पास न्यूट्रॉन, ठीक है। और च से क्या होगा, चैडविक, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन का खोज कौन किए, जेम्स चैडविक के। इस तरीके से तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग एटॉमिक मॉडल, मतलब कि जो तुम्हारे पास एटम था ना, उसका डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिया गया डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिए थे वो दिए थे जे थॉमसन, ठीक है। ये वही जे थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए थे। अब ये थॉमसन, इसीलिए इनको बोलते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने यहाँ पर बताया कि एटम का जो मॉडल है वो एक जस्ट लाइक वाटरमेलन है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास क्या है कि जैसे तुम्हारे पास देखो ये वाटरमेलन है, इसमें तुम्हारे पास क्या क्या चीज दिखेगा, एक तुम्हारे पास रेड पार्ट दिखेगा, ये ओवरऑल रेड पार्ट है। और साथ ही साथ इसमें जो होगा छोटा छोटा जो सीड्स होता है वो इम्बेडेड किया हुआ है। तो सिमिलरली इसी टाइप का इन्होंने मॉडल बताया, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 1898 में ये चीज फर्स्ट मॉडल दिया था। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो रेड पार्ट है, ये पूरा जो रेड पार्ट है, ये रेड पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। ये रेड पार्ट क्या है, पॉजिटिव, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। साथ में उसके बाद जो सीड है, जो सीड इम्बेडेड है, ये तुम्हारे पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने बोला, ठीक है। तो ये मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो तुम्हारे पास क्या है, रेड पार्ट है। और जो सीड है वो क्या है, निगेटिव चार्ज है, मतलब कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। अब इसमें लिमिटेशन क्या आया, इसमें लिमिटेशन आया कि बाद में जो है एक रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड,
उन्होंने एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। अब वो जो एक्सपेरिमेंट था, अब तुम्हारे पास तुम बोल सकते हो कि जैसे कोई भी चीज तुम्हें किसी को बताया हो, ठीक है, और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट जो करके बोल रहा है वो सही होगा, क्योंकि तुम बोले हो सकता है तुम्हारा जो तुम्हारा थॉट है वो गलत भी हो सकता है। तो जब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो वो जो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट मिला था, वो जो थॉमसन मॉडल थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था मॉडल, ठीक है। इसलिए उनका लिमिटेशन क्या हुआ, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने कोई भी न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम में जानते हो ऑलरेडी कि न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का इन्होंने कोई भी डिस्कशन नहीं किया, और एटम का स्टेबिलिटी के बारे में भी कोई भी डिस्कशन नहीं किया। तो ये तीन जो मेजर कॉज है जिसके कारण जो तुम्हारा थॉमसन मॉडल है वो क्या कर गया, फेल कर गया, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। चलो देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या हुआ था कि एक तुम्हारे पास क्या था, अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल का उन्होंने गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट करवाए थे। गोल्ड फॉइल मतलब थीन गोल्ड फॉइल था, जिसपे कि उन्होंने क्या करवाए थे, बम्बार्डमेंट करवाए थे, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे जो है ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन किया गया था। तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन निकला है विदाउट डेविएशन, ठीक है। सेकेंड, अप्रोक्स 20,000 में कोई एक तुम्हारे पास जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या कर रहा था, बाउंस बैक कर रहा था, और बहुत कम जो पार्टिकल्स है, जो तुम्हारे पास अल्फा पार्टिकल है वो क्या कर रहा था, डिफ्लेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो जब इन्होंने इतना सारे ऑब्जर्वेशन देखा, तो उन्होंने कंक्लूजन दिया। क्या क्या कंक्लूजन दिया, उन्होंने बोला कि एटम जो है पूरा का पूरा एम्प्टी है। साथ ही साथ सेंटर पे कुछ ऐसा एक पॉजिटिव चार्ज है जो हाईली डेंस है, जिसके कारण क्या हुआ कि एक रे जो है जो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। अब समझो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल ये कैसा नेचर में होता है, पॉजिटिव नेचर में होता है, और पॉजिटिव नेचर ही पॉजिटिव नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि सेंटर पे एक रे जो जा रहा था वो बाउंस बैक कर गया। इसका मतलब सेंटर पे क्या है, तो सेंटर पे एक पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट है जो बहुत ज्यादा डेंस है, जिसको ये पेनिट्रेट नहीं कर पाया, जो अल्फा रेज है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियस है सेंटर पे, ठीक है, और वहां से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा है। तो ये उन्होंने कंक्लूजन में बताया ये सारी चीज, ठीक है। लेकिन इनमें भी क्या आएगा, ड्रॉबैक आएगा। ड्रॉबैक क्या आया कि एक थे मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट, ठीक है, कौन सा, मैक्सवेल। और मैक्सवेल नेम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। क्या करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। अब तुम सोचो सेंटर पे तुम्हारे पास क्या है, कुछ पॉजिटिव नेचर का है, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से मूव कर रहा है, तो पॉजिटिव नेचर में इलेक्ट्रॉन्स को ये तो अट्रैक्ट करेगा। तो कुछ समय बाद क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है चारों तरफ से, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अट्रैक्ट होते चला जाएगा, तो ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा पाथ को फॉलो करते दिखेगा। तो कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स फॉल कर जाएगा किसमें, सेंटर में, जो कि तुम्हारे पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो ये तो एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो ये चीज को रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मेजर ड्रॉबैक यही बना कि फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो तुम्हारे पास मॉडल था वो बोर्ड्स मॉडल था। बोर्ड्स मॉडल आगे अभी हम कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है। अगर कोई भी तुम्हारे पास एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड जो होता है, ये तुम्हारे पास देखोगे पीरियोडिक टेबल में इसी तरीके से तुम्हारे पास एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। और जेड जो होता है तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर होता है, और ए जो होता है उस तुम्हारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो एक्स एलिमेंट, ए जो होता है मास नंबर, और जेड तुम्हारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जेड तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर होता है, वह किसी भी एलिमेंट्स का उसमें कितना प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो उसके इक्वल होगा। एक चीज इंफॉर्म कर दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर न्यूट्रल कंडीशन पे, मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट से कहीं इलेक्ट्रॉन लिया और या किसी को दिया नहीं, उस केस में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ भी इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास, तो वो तुम्हारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यहां से तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हो। अगर तुम्हें एटॉमिक मास पता है तो किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर लोगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास फाइंड होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट तुम्हारे पास आइसोटोप किसको बोलते हैं, तो हमेशा कंपैरिजन करके बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइसोटोप का मतलब होगा कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो कुछ आइसोटोप, जैसे मान लो कि हम हाइड्रोजन का आइसोटोप का बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन में तुम्हारे पास क्या होता है, 3 आइसोटोप होता है। देख रहे हो एटॉमिक नंबर क्या है, सबका सेम है, लेकिन मास नंबर देखो 1 2
3, तो ये डिफरेंट होता है, तो इसी को बोलते हैं आइसोटोप। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार जस्ट रिवर्स होता है आइसोटोप से। इसमें क्या था, इसमें तुम्हारे पास आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, इसमें क्या होगा, सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। मतलब तुम्हारे पास एटम में जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, मतलब एलिमेंट्स अलग अलग होगा लेकिन मास क्या होगा, सेम होगा। जैसे देख लो आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास 18 है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन मास नंबर दोनों का क्या है, 40-40, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो बार बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास आइसोटोन। आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, जैसे जेई मेंस हो या नीट हो, उसमें क्वेश्चन आ जाता है तुम्हें चूज करने के लिए कि कौन सा आइसोटोप है या नहीं है, ठीक है, आइसोटोन है या नहीं है। उस केस में क्या करोगे, सबका जितना भी तुम्हारे पास गिवन है सबका क्या फाइंड कर लोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करोगे। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो भी तुम्हारे पास ग्रुप्स में सेम दिखेगा, वो क्या हो जाएगा, आइसोटोन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब तो ऑलरेडी पता है क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि सेम इलेक्ट्रॉन्स, अगर जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहोगे तो देखो Na+, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। और उसी तरीके से मैग्नीशियम 2+, इसमें भी कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है, जो हो सकता है तुम्हारा वेव हो या रेज हो या कोई भी पार्टिकल हो, ठीक है। और ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होता है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ये तुम्हारे पास स्पीड ऑफ लाइट अगर बात कर ले तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और इसको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब रेडिएशन में डुअल नेचर का बात क्यों होता है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट होता है और वेव नेचर भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये तुम्हारे पास कुछ रेडिएशन है। अब इसको याद रखने का जरूरत है। सबसे पहले एक चीज याद रखो कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगा तो उस केस में वेवलेंथ कम होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब तुम्हें ये याद रखना है, ये जो तुम्हारे पास ऑर्डर लिखा हुआ है, ये तुम्हारे पास ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी के टर्म में। मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है, उसके बाद इसका है, एक्सरे का, अल्ट्रावायलेट का है, उसके बाद तुम्हारे पास विजिबल का है, उसके बाद इंफ्रारेड का है, उसके बाद माइक्रोवेव का और रेडियो वेव का। अब तुम्हें ये चीज को याद कैसे रखोगे, तो देखो इसके लिए हम तुम्हें एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। ट्रिक कैसे है, तो जैसे तुम्हारे पास जी जी फोर क्या होता है, गाड़ी, ठीक है, क्या होता है, गाड़ी, ठीक है। अब गाड़ी तुम्हारे पास कौन सा है, एक्सयूवी। एक्सयूवी 500 का नाम सुने हो, फोर व्हीलर। तो कैसे याद रखना है, जी से क्या होता है, गाड़ी, और ये कौन है, एक्सयूवी, मतलब कौन सा गाड़ी है, एक्सयूवी गाड़ी है, ठीक है। और आगे कैसे याद रखोगे, IMR, IMR, IMR मतलब IMR, आर से क्या होगा, रजनीश, जो मेरा नाम है, ठीक है। तो क्या है, IMR, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से मेरा नाम से तुम्हें याद रखना है। तो GXUV IMR, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास क्या है कि जो तुम्हारे पास भी है, ये विजिबल, इसके लिए तुम्हें ये देखोगे कि वीबग्वायर जो बनता है, तुम्हें पता है ऑलरेडी, ये जो वीबग्वायर बनता है इसमें तुम्हारे पास ये इसका वेवलेंथ तुम्हें पास याद करना होगा। तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना। और सबसे कम जो वेवलेंथ होता है किसका होता है, वायलेट का होता है, तो इसलिए इसका 400 नैनोमीटर है। और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है किसका होता है, रेड का होता है, 750 नैनोमीटर, ठीक है। चलो अब यहां पर समझते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से पहले समझ लेते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, तो देखो अगर ग्राफ तुम्हारे पास इस तरीके से बना हुआ है, तो इसमें तुम्हारे पास जो अपर पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्रेस्ट, और नीचे जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। तो वेवलेंथ जो होता है तुम्हारे पास क्रेस्ट साइमल्टेनियसली, मतलब कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट का जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। जैसे ये तुम्हारे पास यहां से अगर तुम देख रहे हो तो क्रेस्ट का ये पीक पॉइंट जो क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है, तो यहां से जो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, लेमडा के इक्वल होगा। लेमडा मतलब वेवलेंथ। उसी तरीके से नीचे तुम्हारे पास ट्रफ टू ट्रफ में देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगा, लेमडा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फ्रीक्वेंसी समझते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड का मतलब क्या है कि एक सेकेंड में कितना टाइम्स वह वाइब्रेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जैसे सपोज कर लो कि ये तुम्हारे पास टोटल यहां से देखोगे तो ये एक सेकेंड में सपोज कर लो कि ये यहां से, मतलब कितना साइकिल ये कंप्लीट किया, 2 साइकिल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसका 2 हर्ट्स, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है क्या होता है, हर्ट्स होता है।
तो 2 हर्ट्स हो जाएगा इसका क्या फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से जितना टाइम्स वो रिपीट करेगा 1 सेकेंड में जितना टाइम्स वो रिपीट करेगा उतना उसका क्या होगा फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड। मतलब सिंपल बोले तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/t होता है। उसी तरीके से वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर जो होता है वो होता है वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल मतलब 1/λ जो होता है वेव नंबर होता है, और वेव नंबर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में तुम्हारे पास पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, सबसे पहले ब्लैक बॉडी समझ लो। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है एक ऐसा बॉडी जिसमें कि किसी भी टाइप का रेडिएशन हो, किसी भी टाइप का फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन हो, वो या वो सबको एब्जॉर्ब कर सकता है या सबको वो क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है। अब उस टाइप का जो बॉडी होता है उसको बोलते हैं हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इसका जो कंसेप्ट दिए थे वो दिए थे प्लैंक्स नाम का एक साइंटिस्ट थे। कौन सा, प्लैंक्स। इसीलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि अगर तुम्हारे पास कोई भी बॉडी है, अगर उससे जो एनर्जी जो है वो रेडिएट कर रहा है, तो वो एक पैकेट के फॉर्म में होगा, स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे पास क्या है, पैकेट के फॉर्म में होता है। और ये तुम्हारे पास डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्या होता है, छोटा छोटा पैकेट के फॉर्म में, डिस्क्रीट के फॉर्म में होता है। और ये जो तुम्हारे पास एनर्जी होता है, ये एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। मतलब सिंपल बोले तो जितना ज्यादा तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी होगा। ठीक है, तो और ये कौन बताए थे, प्लैंक्स बताए थे। इसलिए यहाँ पर जो है हमारे पास एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो आ जाएगा एच। और एच जो है यही तुम्हारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट थे प्लैंक्स, उन्होंने दिया था, तो यहां से एनर्जी इक्वल टू क्या मिला, एच न्यू। साथ ही साथ एक चीज और है कि फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ जो होता है वह स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लिखना पड़ेगा तो क्या लिख सकते हो, सी बाई लेमडा लिख सकते हो। तो न्यू के जगह पर तुम क्या कर दोगे, सी बाई लेमडा। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला मिल गया, लेकिन ये किस में मिला है, वेवलेंथ के टर्म में मिला है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस सी बाई लेमडा। और ये अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में होगा तो एच न्यू होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो हम यहाँ पर लिख दिए, सी इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू। अब साथ ही साथ इसमें जो तुम्हारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए। कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट को याद रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझना है यहाँ से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुम्हारे पास क्या है कि जैसे सपोज कर लो कि तुम्हारे पास यहाँ पर मेटल है। ठीक है, अब इस मेटल पे तुम्हारे पास क्या होगा, लाइट अगर इस पे फॉल करेगा तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना चाहेगा। तो मिनिमम अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंपल, तो ये एक फेनोमेनन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर निकलता है। इस फेनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर तुम थोड़ा सा समझना कंसस होकर। यहाँ पर देखो, जैसे सपोज कर लो कि तुम जो एनर्जी दिए हो, अब ये एनर्जी यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो मेटेलिक बॉन्ड से बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करने में भी समय लगेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास ब्रेक करने में जो एनर्जी खर्च होता है, इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, डब्ल्यू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क फंक्शन बोलते हैं। मतलब सपोज कर लो कि तुम जो है 10 जूल एनर्जी दियो, और इसको जो है यहाँ पर ब्रेक करने में सपोज कर लो 2 जूल एनर्जी जो है खर्च हो रहा है। तो ये जो 2 जूल एनर्जी है, यही है तुम्हारे पास वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन। और जो तुम्हारे पास रिमेनिंग एनर्जी रहेगा, वो रिमेनिंग एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा तो किसी स्पीड से निकलेगा, और स्पीड जब आता है तो उसको वहां पे टर्म आता है काइनेटिक एनर्जी। तो जो तुम्हारे पास रिमेनिंग एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो है E इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के ई। यहाँ पे E जो है तुम्हारे पास टोटल एनर्जी है, और W जो एनर्जी खर्च हुआ है सो, और प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर देख सकते हो कि अगर 10 जूल तुम एनर्जी दी हो तो 2 जूल जो है एनर्जी वर्क फंक्शन में लग रहा है, तो 8 जूल जो एनर्जी है वो कहाँ जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल 8 + 2 10 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन जो होगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। अगर तुम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, एच न्यू। यहाँ से देखो एच न्यू ऐसे लिखोगे, यहाँ पर एच न्यू प्लस वर्क फंक्शन जो होगा एच न्यू नॉट होगा। क्या होगा, एच न्यू नॉट। न्यू नॉट जो होता है ये होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इसके लिए मिनिमम टर्न के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, थ्रेशोल्ड यूज करेंगे। तो एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर लेमडा के टर्म में लिखेंगे तो एच सी बाई लेमडा इक्वल टू एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस के। और ये जो लेमडा नॉट है यही तुम्हारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक है, आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।
तो नेक्स्ट है तुम्हारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में तुम्हारे पास क्या बताया गया है कि एक तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है वेव नंबर का, ठीक है, 1/λ करके, और इसका फॉर्मूला होता है आर जेड स्क्वायर इंटू 1 - n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और यहाँ पर जो आर है तुम्हारे पास क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका वैल्यू होता है 1.09 इंटू 10⁻7 होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो n1 है याद रखना, n1 जो है तुम्हारे पास होता है हमेशा लोअर ऑर्बिट, ठीक है, और n2 जो होगा हमेशा क्या होगा, हायर ऑर्बिट, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब यहां पर सपोज कर लो कि तुम्हारे पास हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो वहां से तुम्हारे पास क्या होगा कि वो एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक वेवलेंथ का रेडिएशन बाहर निकालेगा, ठीक है। तो वो चीज को हम फाइंड करने के लिए हम लोग ये पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ सीरीज है जिसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफन, ये टोटल 5 सीरीज तुम्हें याद रखना है। अब तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे सपोज कर लो कि n जो है n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 1, n इजिकल टू 1 से अगर तुम्हारे पास कहीं से फॉल कर रहा है इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट, तुम सपोज कर लो 2, 3, 4, कहीं से भी 1 पे अगर फॉल कर रहा है, तो उस केस में जो तुम्हारे पास सीरीज होगा वहां पर जो रेडिएशन निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, लाइमन सीरीज निकलेगा वहां से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो सपोज कर लो कि 3, 4, 5 इससे अगर आ रहा है 2 पे, इस चीज को माइंड में एकदम फिट कर लेना। अगर 1 पे आएगा, हायर ऑर्बिट कोई भी हो 1 पे फॉल कर रहा है, तो हायर ऑर्बिट 1 से अलावा क्या क्या होगा, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो 4 से, 3 से, 2 से कहीं से भी केवल और केवल 1 पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर लाइमन होगा। उसी तरीके से अगर केवल और केवल 2 पे फॉल करेगा तब क्या होगा, बाल्मर होगा। 2 पे फॉल कहां से कर सकता है, तो हायर ऑर्बिट क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, तो वहां से फॉल करेगा किस पे, 2 पे। उसी तरीके से पास्चन के लिए 3, मतलब 3 पे ही केवल फॉल करेगा। 3 पे फॉल कहां से करेगा, तो हायर ऑर्बिट 3 से 3 के अलावा क्या क्या है, तो 3 से ऊपर है 4, 5, 6, तो इस तरीके से तुम्हारे पास आएगा। उसी तरीके से ब्रैकेट पे n इक्वल टू 4 पे ही फॉल करेगा और पी फन पे n इक्वल टू 5 पे ही फॉल करेगा। तो हर सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट फिक्स है, हायर ऑर्बिट तुम्हारे पास क्या होगा, चेंज करते रहता है, ठीक है। अब देख लो, अगर मान लो सपोज कर लो कि 2, 3, 4 कहीं से 1 पे फॉल कर रहा है, तो उस केस में जो रेडिएशन निकलेगा कौन सा निकलेगा, अल्ट्रा वायलेट निकलेगा। उसी तरीके से 2 पे फॉल करेगा तो विजिबल। उसी तरीके से अगर 3 पे करेगा तो इंफ्रारेड। ये तुम्हारे पास ओवरऑल जो है फार इंफ्रारेड सब इसी में आ जाता है, ठीक है, ये तुम्हारे पास। अब यहाँ पर बहुत सारा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताओ कि कौन सा सीरीज जो है तुम्हारे पास जिसको तुम देख सकते हो, विजिबल रीजन में कौन सा आता है। तो याद रखना, विजिबल जो तुम देख सकते हो वो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बाल्मर होता है। ये कितना बार क्वेश्चन जो है वो पूछ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस चीज को माइंड में रखना, ठीक है। देखते हैं हम लोग बोर्ड्स मॉडल। बोर्ड्स मॉडल में क्या बताया गया था, बोर्ड्स मॉडल जब तुम्हारे पास रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो था वो फेल हो गया था, तब बहुत सारे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट आया, ये सब देखते हुए उसके बाद जैसे हाइड्रोजन के लिए तुम्हारे पास आया लाइमन, बाल्मर, पास्चन सबका। उसके बाद तुम्हारे पास आया बोर्ड्स मॉडल। बोर्ड्स ने अपना एक मॉडल दिया। इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वह मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि रदरफोर्ड ने भी बोला था, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक चीज ऐड कर दिया, जो इलेक्ट्रॉन जो है वह अगर जंप कर रहा है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तभी ये इलेक्ट्रॉन जो है वह या तो ऑब्जर्व करेगा रेडिएशन को, नहीं तो इमिट करेगा रेडिएशन को। ये सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, जिसके कारण जो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग बताया गया था उस चीज को इन्होंने ओवरकम किया, ठीक है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, यहां से यहां तक मूव कर रहा है, तो ये इसके जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होगा, ठीक है। मतलब बोर्ड्स मॉडल ने बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वह एनर्जी लॉस नहीं करेगा, ठीक है। एनर्जी लॉस कब करेगा, या तो वह लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा। अगर देखो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो इसको एनर्जी का जरूरत है, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा तब उसको एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट मतलब इमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अपने ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है तो उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। तो ये इसके कारण क्या हुआ कि एटम में अब क्या आ गया, स्टेबिलिटी आ गया, ठीक है। एटम में क्या आ गया, स्टेबिलिटी आ गया। अब यहां से तुम्हें क्या बताया गया, एक तुम्हारे पास बोर्स फ्रीक्वेंसी आता है। बोर्स फ्रीक्वेंसी क्या बताया, जैसे सपोज कर लो कि ये तुम्हारे पास है, इसमें एनर्जी है E1 और इसमें एनर्जी है E2। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स जो है इसमें से इसमें जाएगा या इसमें से इसमें जाएगा, तो इसका कुछ पार्टिकुलर डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस तुम्हारा क्या होगा, E2 माइनस E1 करोगे, ठीक है। और ये तुम्हारे पास E2 माइनस E1 एक एनर्जी होगा, और एनर्जी को हम किससे लिखते हैं, H न्यू से लिखते हैं। तो यहाँ से न्यू इक्वल टू क्या होगा, ये चेंज ऑफ एनर्जी है बाई H। तो ये तुम्हारे पास यही कहलाता है बोर्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है।
साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो इन्होंने बताया कि एंगुलर मोमेंटम हर एक ऑर्बिट के लिए तुम्हारे पास एम वी आर इजक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। एम तुम्हारे पास मास है, वी वेलोसिटी, आर रेडियस, इज इक्वल टू क्या होगा, एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक है, अब समझो नेक्स्ट जो इसमें चीज है कि तुम्हारे पास अगर जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये तुम्हारे पास सेकेंड ऑर्बिट है, ये तुम्हारे पास थर्ड ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, तो इसके लिए एक तुम्हारे पास फॉर्मूला है, रेडियस इक्वल टू होता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और ये होता है एंगस्ट्रम में। इस चीज को माइंड में रखना, एंगस्ट्रम में होता है। और एन क्या है, एन जो है जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट है, तो ये होगा। जेड क्या होता है, जो जेड तुम्हारे पास होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे किसी भी एटम के लिए पूछ सकता है, जैसे मान लो तुमसे पूछ देगा सोडियम के लिए बताओ। ठीक है, तो सोडियम के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, 11 होता है, तो ये तुम्हारे पास जेड का वैल्यू 11 हो जाएगा। उसी तरीके से एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और ये जो वैल्यू मिलता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलता है। एनर्जी का यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट होता है तुम्हारे पास जूल। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ये तुम्हें कन्वर्जन याद रखना है। ठीक है, अगर तुमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा डायरेक्टली तुम यहाँ से करोगे, अगर जूल में पूछेगा तो फिर तुम्हें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें भी लिमिटेशन आ गया, बोर्ड्स का जो मॉडल दिया गया था उसमें भी लिमिटेशन आ गया कि केवल और केवल ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही बात करता है। ठीक है, ये मॉडल जो है केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही बात करता है। जैसे पीछे तुम देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो तुम्हारे पास आया था लाइमन, बाल्मर, पासन, ये सब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आया, तो हाइड्रोजन के लिए ही केवल बात हुआ है ना। तो ये वो तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, मतलब मोर देन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ये मॉडल जो है वो एप्लीकेबल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन, ड्रॉबैक जो बोलो, ये तुम्हारे पास है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग डिब्रोगली इक्वेशन। डिब्रोगली इक्वेशन क्या है, एक डिब्रोगली नाम का साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि कोई भी तुम्हारे पास अगर मैटर प्रेजेंट है, तो वो मैटर में तुम्हारे पास जो मैटर है उसमें जो तुम्हारे पास रेडिएशन होगा उसमें तुम्हारे पास वेव नेचर भी शो करेगा। ठीक है, अभी जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन देखें, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में क्या था, पार्टिकल नेचर था। अब ये डिब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग बताया गया कि किसी भी पार्टिकल में तुम्हारे पास वेव नेचर भी होगा, और वेव नेचर जो होगा मतलब वेव नेचर मतलब वेवलेंथ के टर्म में हम लोग बोले तो वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये जो तुम्हारे पास वेलोसिटी है, ये तुम्हारे पास मोमेंटम, आगे अभी जस्ट बताएंगे। मोमेंटम मतलब यहाँ पर पार्टिकल नेचर का बात हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो लेमडा होगा, मतलब वेव नेचर जो वेवलेंथ है, लेमडा इक्वल टू एच बाई पी होता है, और पी क्या है यहाँ पर मोमेंटम है, और पी जो होता है एम भी के इक्वल होता है। तो इन्होंने बताया लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम बी होगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास किसके द्वारा बताया गया, डिब्रोगली वेवलेंथ जो तुम्हारे पास बोल सकते हो लेमडा, ये तुम्हारे पास आया है। क्लियर है, अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताया गया था, जैसे तुम्हारे पास कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, अभी इस पार्टिकल में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो चाहे जो भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो भी हो, ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है तो उस केस में उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम लोग साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो यही इन्होंने बताया, तो इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब इसी के लिए इन्होंने बोला कि हम एक अनुमान लगा सकते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इन्होंने एक कंडीशन दिया, लेमडा एक्स सॉरी डेल एक्स मतलब यहाँ पर तो है अनसर्टेनिटी का कंडीशन होता है, तो डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। ठीक है, ये तुम्हारे पास कंडीशन दिया गया, जहां पर डेल एक्स तुम्हारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल पी जो है तुम्हारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी इन तुम्हारे पास मोमेंटम। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एम टाइम्स डेल भी, और डेल भी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो इन्होंने हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में यही चीज बताया कि जो तुम्हारे पास एग्जैक्ट जो तुम्हारे पास पोजीशन और मोमेंटम जो है हम लोग साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसका इन्होंने एक कंडीशन दे दिया। ठीक है, चलो अब हम लोग आ गए हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल लास्ट पार्ट में। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में 4 तुम्हारे पास नंबर बताया गया है, जिसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एन होता है वह एनर्जी ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब केवल और केवल ऑर्बिट के बारे में ये चीज बात होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन इक्वल टू 1, सेकेंड ऑर्बिट के लिए एन इक्वल टू 2, थर्ड के लिए 3, 4, इस तरीके से। ठीक है, और किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, कितना होगा, 2n स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में बात कर ले तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा,
2 होगा। सेकेंड में बात कर ले तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो कितना होगा, 2 इंटू 4 कितना मिला 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। और एल का जो वैल्यू होता है हमेशा 0 टू n-1 के इक्वल होता है। जैसे सपोज कर लो कि फर्स्ट ऑर्बिट है, क्या है फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसमें एल का वैल्यू क्या होगा, पुट कर लो 0 टू 1-1, 0 टू 1-1, तो 0 टू 0 मतलब 0, तो केवल और केवल एल का वैल्यू एक ही मिलेगा 0। उसी तरह एन इक्वल टू 2 के लिए 0 टू n-1, तो 0 टू 2-1, तो 0 टू 1, तो 0 टू 1 में क्या होगा, 0 और 1 होगा यहाँ पर। उसी तरीके से एन इक्वल टू 3 में 0 1 2, एन इक्वल टू 4 में 0 1 2 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एल इक्वल टू 0 है, एल इक्वल टू 0 मतलब ये एक एस सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एल इक्वल टू 1 का वैल्यू का मतलब होता है पी सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह एल इक्वल टू 2 डी सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, और एल इक्वल टू 3 एफ सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज कर लो कि एन इक्वल टू 1 है और एल इक्वल टू 0 हो, तो ये कौन सा सबसेल होगा, 1s होगा। क्योंकि ये जो 1 होता है ना, ये 1, ये सबसे ये तुम्हारे पास सेल को रिप्रेजेंट करता है, और ये इधर जो होता है वो सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0 के लिए कौन सा होगा, 1s होगा। उसी तरीके से n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 में 0 और 1 मिलेगा, तो 0 के लिए क्या था, s था, और 1 के लिए कौन सा था, p था। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2s और 2p होगा। उसी तरीके से 3 में क्या मिलेगा, 0 1 2 मिलेगा, ठीक है, 0 1 2। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3s 3p 3d होगा। उसी तरीके 4 के लिए 0 1 2 3 4, तो 4s 4p 4d 4f, ये तुम्हारे पास हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। इससे तुम्हारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये किसी भी सबसेल में कितना ऑर्बिटल्स है उसको ये बताता है, ठीक है। मेनली हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, और m जो होता है वो -L2 + L होता है। जैसे सपोज कर लो कि एस सबसेल था, एस सबसेल में l का वैल्यू क्या था, 0, तो -L2 + L करोगे तो इसमें m इक्वल टू केवल और केवल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी तरीके से नेक्स्ट बात कर लेते हैं p के लिए, p के लिए l का वैल्यू 1 था, तो इसमें m का वैल्यू क्या होगा, -1 2 + 1, तो -1 2 + 1 में क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। तो मतलब यहाँ पर टोटल कितना ऑर्बिटल्स हो गए, 3 होंगे, ठीक है। उसी तरह l इक्वल टू 2 में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होंगे, और l इक्वल टू 3 में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये तुम्हारे पास m का वैल्यू तुम इसे फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है तुम्हारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को मेनली ये डायरेक्शन के लिए बताया गया है। एक तुम्हारे पास देखोगे किसी भी ऑर्बिटल्स में तुम्हारे पास एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दो ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है तुम्हारे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बताया गया है स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब मेनली और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एक को तुम क्लॉकवाइज को प्लस ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेना होगा, तो एक तुम्हें +1/2 और एक होता है तुम्हारे पास -1/2, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर में केवल और केवल तुम देख सकते हो कि एक ऑर्बिटल्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो एक के लिए हो जाएगा +½ और एक के लिए हो जाएगा -½ ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वो जो ऑर्बिटल अभी हम लोग पढ़े हैं उसका शेप के बारे में। तो शेप में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो होता है वो तुम्हारे पास स्फेरिकल नेचर का होता है, ठीक है। और ये देख लो यहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम भी बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम पी ऑर्बिटल्स में बात कर ले तो पी ऑर्बिटल्स टोटल देखे हो कि कितना मिला था, 3 मिला था, ठीक है। अब उसका 3 ऑर्बिटल्स का नेम है, एक है तुम्हारे पास px, एक है py और एक है तुम्हारे पास pz। अब ये इसका में अगर हम इसमें शेप में बात कर ले तो इसका जो शेप होता है वो होता है डम्बेल, डम्बेल शेप होता है, ठीक है। जिम में जो डम्बेल होता है ना उसका शेप की तरह होता है। अब देखो px का मतलब हो गया कि ये तुम्हारे पास देख लो x के अलोंग रहेगा। अगर y में बात कर ले py में तो ये y के अलोंग रहेगा, और ये अगर z रहेगा तो ये z के अलोंग रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया। उसी तरीके से d सबसेल के लिए बात करें तो d में टोटल 5 था, तो 5 का नेम क्या है, तो एक होता है तुम्हारे पास dxy, dyz, dzx, dx²y² और dz²। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास सपोज कर लो कि अगर dxy ड्रॉ करना है तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, x प्लेन और y प्लेन के मिडिल में होगा, ठीक है। उसी तरीके से yz होगा तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, y और z प्लेन का मिडिल में होगा, और xz होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, ये x और ये तुम्हारे पास z प्लेन का मिडिल में होगा, ठीक है। और dx²y² ये तुम्हारे पास इस तरीके से होता है, और ये तुम्हारे पास क्या मिलेगा, dz² का तुम्हारे पास शेप जो होगा वह इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो शेप है इसको माइंड में रखना, ठीक है। चलो उसके बाद अगर एक चीज इंपॉर्टेंट है, रेडियल नोड और एंगुलर नोड क्या होता है। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है वो होता है n - l - 1। n पता है सेल होता है,
एल तुम्हें पता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो तुम्हारे पास सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन माइनस एल माइनस वन। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे बताना है 1s, ठीक है 1s, तो 1s में तुमसे पूछेगा रेडियल नोट कितना है, तो 1s में तुम्हारे पास n का वैल्यू कितना है 1, एल के लिए वैल्यू क्या है 0, एस के लिए तुम्हारे पास एल का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, बस इसमें पुट करोगे आ जाएगा। उसी तरीके से एंगुलर नोट जो होता है वह एल के इक्वल होता है, और टोटल नोट जो होता है वह n माइनस वन के इक्वल होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग जो एक रूल पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल क्या होता है, जैसे सपोज कर लो कि 1s है, 2s है, 2p है, ये सारी चीज है, तो इसके लिए सबसे पहले एन प्लस एल रूल देखते हैं। तो एन जो होता है ये तुम्हारे पास नंबर होता है ऑर्बिट, तो ये तुम्हारे पास सेल जैसे मान लो कि n इक्वल टू 1, 1s के लिए n का वैल्यू क्या होगा 1, और s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0, तो n प्लस l क्या मिलेगा 1 मिलेगा। उसी तरीके से 2s के लिए तुम पुट करोगे तो n का वैल्यू कितना होगा 2, l का वैल्यू s के लिए 0, तो n प्लस l क्या मिलेगा 2 मिलेगा। और 2p, तो n के लिए 2 और p के लिए l का वैल्यू जो था 1 था, तो n प्लस l क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो ये मेनली जो है एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जिसका n प्लस l का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसमें उतना ज्यादा एनर्जी आएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर तुम अरेंज करोगे तो ये तुम देखो 1s 2s इससे ज्यादा होगा, 2p का और ज्यादा होगा, 3s का और ज्यादा होगा, 3p। अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक आएगा 3s 3p और 3d, तो इसका जो एनर्जी लेवल होता है वो सेम होता है। ये क्या होता है, ये जो होता है तुम्हारे पास क्या होता है सेम होता है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करके बताते हैं, इसमें टोटल तुम्हारे पास 3 प्रिंसिपल को हम लोग पढ़ना होता है, ठीक है। सबसे पहले जो तुम्हारे पास होता है वो होता है अफबो प्रिंसिपल। अफबो प्रिंसिपल में क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा किसी भी ऑर्बिटल्स में जो फिल करते हैं वो करेंगे n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2s में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, मतलब ये एक ऑर्डर में ही जाएगा हमेशा। तो ये कौन बताया, एन प्लस एल रूल, मतलब अबव प्रिंसिपल के अनुसार जितना ज्यादा एन प्लस एल का वैल्यू छोटा होगा उतना लोअर एनर्जी होगा, जितना एन प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा वह हायर होगा। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लोअर एनर्जी में, देन हायर एनर्जी में, ठीक है। नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया गया कि तुम्हारे पास अगर एक ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल्स में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका चारों क्वांटम नंबर जो होगा वह सेम नहीं होगा। चारों क्वांटम नंबर क्या क्या पड़े, एन एल एम और एस। अगर बोलोगे कि मैक्सिमम 3 सेम हो सकता है लेकिन लास्ट वाले जो पार्ट है वो सेम कभी नहीं होगा, मतलब चारों में से कोई एक तो डिफरेंट डेफिनेटली होगा। ये कौन बोले, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बस ये स्टेटमेंट को याद रखना है। उसके बाद अगर हम हुंड्स रूल का बात कर लेते हैं, हुंड्स रूल में क्या बताया गया कि तुम्हें अगर इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो सबसे पहले सेम स्पिन के साथ करना है। क्या करना है, सेम स्पिन के साथ। जब तुम्हारे पास सेम स्पिन के साथ फिल होगा तब तुम्हें अपोजिट स्पिन के साथ फिल करना है। जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल किया तो सेम स्पिन के साथ किया। स्पिन मतलब क्या बताए थे, स्पिन जो था एक था तुम्हारे पास प्लस हाफ और एक था स्पिन माइनस हाफ। प्लस हाफ को अगर तुम क्लॉकवाइज लोगे तो ये तुम्हारे पास माइनस हाफ क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो तुम अगर मान लो क्लॉकवाइज में फिल किए हो तो तुम्हें कब तक फिल करना है, जब तक तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स इसमें हाफ फिल नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम्हें फिल करना है। जैसे देखो इसमें 4th इलेक्ट्रॉन को फिल करना था तो देखो कैसे हमने यहाँ पर फिल किया। लेकिन अगर तुम्हारे पास अगर ये रूल जो है ये एक्सप्लॉइट करेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये वायलेशन करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या करेगा, वायलेशन करेगा। क्यों क्यों करेगा वायलेशन, क्योंकि तुम्हारे पास देखो कि ये जो है तुम्हारे पास अगर क्लॉकवाइज में लियो तो यहाँ पर तुम्हारे बीच में तुम क्या करती हो, एंटी क्लॉकवाइज करती हो, लेकिन तुम्हें इस तरीके से फॉलो नहीं करना है। अगर तुम्हें क्लॉकवाइज फिल किए हो तो पूरा पहले क्लॉकवाइज फिल करना है, फिर अगर कंप्लीटली फिल हो जाएगा उसके बाद तुम्हें फिर से क्या करना है, स्टार्टिंग जहां से स्टार्ट किए वहां से तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज में फिल करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में क्या होता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होता है वो एज कंपेयर टू अदर कंडीशन ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है तुम्हारे पास क्रोमियम। क्रोमियम में अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये सबसे बड़ा देखो यहाँ पर 3d4। अगर डी में बात कर ले तो टोटल 5 होता है, तो 5th जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये तुम्हारा ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि ये भी हाफ फील्ड बन जाएगा और ये भी हाफ फील्ड बन जाएगा। लेकिन ऊपर वाले कंडीशन में क्या था, ये तो फुल फील्ड था और ये हाफ फील्ड भी नहीं था, इसलिए ये रॉन्ग होगा और ये तुम्हारे पास क्या होगा, सही होगा। उसी तरह सेम कंडीशन होता है तुम्हारे पास कॉपर के केस में। कॉपर केस में यहाँ पर 4s2 और ये तुम्हारे पास बनता है 3d9।
ठीक है। तो ये भी कंडीशन उसी तरीके से फॉलो करेगा। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये फुल फील्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हम केवल और केवल ऊपर में बात करें तो ये तुम्हारे पास क्या है, फुल फील्ड है, ये हाफ फील्ड भी नहीं है, तो ये तुम्हारे पास कन्फिग्रेशन रॉन्ग हो जाएगा और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ओवरव्यू तुम्हारे पास टोटल चैप्टर्स का हम तुम्हें बता दिए। अब ये सबसे ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगा जेई और नीट के लिए। ठीक है। अगर सीयूटी का पेपर दे रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो क्वेश्चन के लिए हम तुम्हारे पास प्लेलिस्ट में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर क्वेश्चन करो। अभी के लिए ओवरऑल तुम्हारे पास टोटली एनसीईआरटी कवर हो चुका है इसमें। ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना। ठीक है। कैसा लगा ये तुम्हें वीडियो, और जो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करके रखना और अपकमिंग वीडियोज के लिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।